हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का टॉपिक। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो कि एक एसेंशियल्स होते हैं वैलिड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के। आज हम डिस्कस करेंगे 7 स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एग्जाम्पल्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो बिकॉज आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और इंश्योरेंस मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस: अ प्रॉमिस ऑफ कंपनसेशन फॉर स्पेसिफिक पोटेंशियल फ्यूचर लॉसेज इन एक्सचेंज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। यानी कि कंपनसेशन का प्रॉमिस होता है किसके द्वारा? इंश्योरर के द्वारा इंश्योर्ड को, कि अगर आपको कोई भी फ्यूचर लॉस होता है तो हम कंपनसेट करेंगे, बट उसके एक्सचेंज में आपको एक पीरियोडिक पेमेंट देना पड़ेगा जिसे कि हम बोलते हैं प्रीमियम। एग्जाम्पल्स क्या होंगी इंश्योरेंस की? कार इंश्योरेंस हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस हो सकती है, मोटर इंश्योरेंस हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो एक इंश्योर्ड ले सकता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। एलन जेड मेयरसन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन भी दी गई है इंश्योरेंस की। एलन जेड मेयरसन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफर ऑफ टू एन इंश्योरर ऑफ सर्टेन रिस्क ऑफ इकोनॉमिक लॉस दैट वुड अदरवाइज कम बाय द इंश्योर्ड। यानी कि ये ट्रांसफर होता है लॉस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। किससे? इंश्योर्ड से इंश्योरर तक जो ट्रांसफर होता है रिस्क का, लॉस का, उसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस। ये था हमारा इंश्योरेंस का मीनिंग। आइए देखते हैं प्रिंसिपल कौन से हैं जो एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सके। प्रिंसिपल ऑफ उब्रीमे फाइडी यानी कि एट मोस्ट गुड फेथ, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंटली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड माना जाएगा। आइए देखते हैं इन प्रिंसिपल्स को वन बाय वन। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे में फेथ रखेंगी दैट जो भी फैक्ट्स डिस्क्लोज किए जा रहे हैं दूसरी पार्टी के द्वारा वो बिल्कुल ट्रू हैं। ऑलराइट, सो इंश्योर्ड जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर, एंड जो इंश्योरर है वो प्रिसाइज डिटेल्स, प्रॉपरली डिटेल्स देगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि क्या क्या क्लॉजेस मैंने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किए हैं। ओके, तो ये है एटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल। इसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैकब जो है, जैकब ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, बट एट द टाइम ऑफ टेकिंग दैट पॉलिसी ही वॉज अ स्मोकर। वो स्मोकर था, यानी कि वो स्मोकिंग करता था, बट ये फैक्ट उसने डिस्क्लोज नहीं किया। इस फैक्ट को डिस्क्लोज ना करने के कारण उसे कैंसर हो गया, एंड वो जब मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम लेने जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं होगी उसे क्लेम देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने कंप्लीटली फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए थे, उसने प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ब्रीच किया था, इसलिए उसे इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। राइट, देन सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है सम गेन, कुछ आपका गेन होना चाहिए, फाइनेंशियल गेन होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर में जिसे आप इंश्योर करवा रहे हैं। Alright, insurable interest means that the subject matter for which individual enters into insurance contract must provide some financial gain to the insured and also lead to financial loss if there is a damage or destruction। यानी कि अगर जिस सब्जेक्ट मैटर की आपने इंश्योरेंस करवाई है अगर उसे कोई भी लॉस होता है तो उस केस में आपको भी लॉस होना चाहिए, यानी कि आपको फाइनेंशियल लॉस बियर करना होना चाहिए। ओनली देन जो है वो सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। द ओनर ऑफ वेजिटेबल कार्ट, यानी कि कोई सब्जी वाला जो है उसकी वेजिटेबल कार्ट जो है, उसकी सब्जी वाली जो कार्ट है जिस पे वो सब्जी रख के बेचता है, अगर उस कार्ट को कोई भी नुकसान होता है, कोई भी लॉस होता है, तो इसका अल्टीमेट लॉस बियरर कौन होगा? वो ओनर, उसका ओनर यानी कि सब्जी वाला। तो इससे ये है कि सब्जी वाले की उसकी कार्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यानी कि अगर उसकी कार्ट को कोई भी लॉस होता है तो उसे अल्टीमेटली लॉस बियर करना पड़ेगा। अगर उसने उसकी इंश्योरेंस करवा रखी है तो उसे कंपनसेशन भी मिल जाएगी। ये होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट का पॉइंट। ओके, देन वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये है
कि जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ लॉस कवर करेगा, इससे कोई भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इंश्योर्ड को। राइट, द इंश्योर्ड शुड नॉट मेक एनी प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो सिर्फ लॉस कंपनसेशन के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है, कोई प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं। द पर्पस ऑफ इंडेमनिटी प्रिंसिपल इज टू सेट बैक द इंश्योर्ड एट द सेम फाइनेंशियल पोजिशन एज ही वॉज बिफोर द लॉस अकर्ड, यानी कि इस इंडेमनिटी प्रिंसिपल का ये मतलब है कि जो इंश्योरर है वो कंपनसेशन करने के बाद भी इंश्योर्ड की फाइनेंशियल पोजीशन को अपलिफ्ट नहीं कर सकता, यानी कि जिस फाइनेंशियल पोजीशन पे वो लॉस होने के पहले था उसी फाइनेंशियल पोजीशन पे वो लॉस होने के बाद होना चाहिए, उसे कोई भी प्रॉफिट या गेन नहीं होना चाहिए। ये है इंडेमनिटी का प्रिंसिपल, सिंपली कि वो सिर्फ कंपनसेशन ही ले सकता है, नथिंग एल्स। ओके, देन इसके एग्जाम्पल हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद डिस्कस करेंगे, बिकॉज दीज 2 पॉइंट्स आर मोर रिलेटेबल। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन 4th प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, और आइए देखते हैं इस प्रिंसिपल में क्या लिखा है। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन द इंश्योर्ड टेक्स मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जब इंश्योर्ड जो है वो मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी टेकअप करता है फ्रॉम वन और मोर इंश्योरेंस कंपनीज, उस केस में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। ये जो प्रिंसिपल है इसका फंडामेंटल सेम है एज दैट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि द इंश्योर्ड जो है वो कोई भी प्रॉफिट नहीं मेक कर सकता बाय क्लेमिंग द लॉस फ्रॉम वन सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसीज, यानी कि डिफरेंट पॉलिसीज उसने ले रखी हैं ताकि एक सब्जेक्ट मैटर को जब लॉस हुआ तो वो कंपनी ए से भी क्लेम ले लेगा, कंपनी बी से भी ले लेगा, कंपनी सी से भी ले लेगा। बट इस केस में क्या है, वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का सोच रहा है, जो कि एक बिल्कुल ही गलत वे है, गलत सोच है, गलत विचार है, और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इस सोच को, इस विचार को रोकता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ए की जो प्रॉपर्टी थी वो थी 5 लाख की, और उसने इंश्योर करवा रखी थी कंपनी ए से फॉर 3 लाख। 3 लाख की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी कंपनी ए से, 1 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी उसने कंपनी बी से। ऑलराइट, तो जब प्रॉपर्टी को लॉस हुआ 3 लाख का, तो उसने कंपनी ए से तो ले लिया पूरा का पूरा कंपनसेशन, बट अब वो कंपनी बी के पास नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने इंश्योरेंस ही 3 लाख की ले रखी थी, तो मैक्सिमम जो है 3 लाख की ही इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट की जो कंपनसेशन वो ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता दोनों कंपनी से। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है कि इंश्योर्ड जो है कंपनसेशन की आड़ में कोई भी प्रॉफिट नहीं मेक कर सकता। बट ये भी है कि जो प्रोपोर्शनेटली है, जो अमाउंट जो है दोनों कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी लॉस की कंपनसेशन की, यानी कि लास्ट लाइन में लिखा है कि कंपनी ए कैन क्लेम द प्रोपोर्शनल अमाउंट रीइंबर्स्ड वैल्यू फ्रॉम कंपनी बी। कंपनी ए ने 3 लाख का पूरा कंपनसेशन दे दिया, बट वो ये रिकवर कर सकता है कंपनी बी से। ऑलराइट, then we have principle of subrogation. Principle of subrogation means stepping into the shoes of insured by the insurer, यानी कि जो इंश्योर्ड था, ओनर था प्रॉपर्टी का, लॉस के बाद इंश्योरर है जो ओनर बन जाएगा प्रॉपर्टी का। सब्रोगेशन गिव्स द राइट टू द इंश्योरेंस कंपनी। सब्रोगेशन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को एक राइट दे देता है, इंश्योरेंस कंपनी को एक राइट दे देता है टू क्लेम द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल, यानी कि अगर थर्ड पार्टी ने जो एक इंश्योर्ड को लॉस किया था उसकी कंपनसेशन तो इंश्योरेंस कंपनी ने कर दी, बट वो कंपनसेशन को अब रिकवर करने के लिए थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड पार्टी की गलती है तो कंपनसेशन को रिकवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी ही जाएगी थर्ड पार्टी के पास और वो लॉस को रिकवर करके लेके आएगी। ओके, बट ये होगा तभी जब कंपनसेशन इंश्योर्ड को मिल जाएगी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को मिल जाएगी। ओनली देन इंश्योरेंस कंपनी कैन गो टू द थर्ड पार्टी एंड क्लेम द लॉस। ओके, एग्जाम्पल इसकी देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन की। मिस्टर ए गेट्स इंजर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट। मिस्टर ए का रोड एक्सीडेंट हो गया है, क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी की गलती थी, उसने मिस्टर ए ने इंश्योरेंस ले रखी थी और उससे कंपनसेशन मिल गया, पूरा कंपनसेशन मिल गया, जो भी इलाज पर खर्चा आया मिस्टर ए को सारा मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से। बट अब थर्ड पार्टी की गलती थी ना, तो जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो थर्ड पार्टी को सू कर सकती है मनी रिकवर करने के लिए जो भी उसने कंपनसेट की मिस्टर ए को। ओके, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी कि स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड। लॉस मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल है 6th प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में। दिस प्रिंसिपल सेज दैट एज एन ओनर होने के नाते इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योर्ड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस।
यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो रहा है आपकी आंखों के सामने, तो ये आपका फर्ज बनता है, ये आपकी ड्यूटी बनती है, ऑब्लिगेशन बनता है कि आप उस लॉस को मिनिमाइज करें, ना कि खड़े वहीं पर देखते रहें। द प्रिंसिपल डजंट अलाउ द ओनर टू बी इररिस्पॉन्सिबल और नेग्लिजेंट। प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल लॉस मिनिमाइजेशन का ये कहता है कि जो ओनर है वो इररिस्पॉन्सिबली वहाँ खड़ के देख नहीं सकता कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है, फिर क्या है होने दो, मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे मी बैक। नो, he can't act with this negligence, he can't act with this level of irresponsibility. He has to go and minimize the loss by taking some suitable steps. एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर फैक्ट्री, अगर आपकी फैक्ट्री में फायर लग गई है तो आपको स्टेप्स लेने चाहिए कि आप फायर को कम कर सकें। कुछ भी स्टेप्स ले सकते हैं आप। पानी, फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं, आप पानी गिरा सकते हैं उस फायर के ऊपर ताकि फायर कंट्रोल हो सके। यू कैन नॉट जस्ट स्टैंड बैक, आप सिर्फ खड़े वहाँ पे देख नहीं सकते कि हाँ पूरी फैक्ट्री को आग लगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे कंपनसेट कर देना। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। इफ़ यू आर द ओनर and the damage is happening to your property, then you must take some steps to lessen that minimize that damage. Okay, then seventh principle is principle of causa proxima, very important principle. causa proxima जो है ये तभी अप्लाई होता है when the loss is the result of two or more causes, जब आपका लॉस जो है वो दो या दो से ज़्यादा कॉजेज के कारण हो रहा है। ओके, द इंश्योरेंस कंपनी विल फाइंड द नियरेस्ट कॉज। उस केस में अगर कोई भी डैमेज होने के दो या दो से ज़्यादा कारण है, तो एक फाइंड करने के लिए कि क्या ये वही कारण है जिसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो इंश्योरेंस कंपनी नियरेस्ट कॉज फाइंड करेगी। ओके, इफ़ द प्रॉक्सिमेट कॉज इज़ द वन, अगर तो डैमेज होने का प्रॉक्सिमेट कॉज वो है इन विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में लिख रखा है, द कंपनी विल पे कंपनसेशन, तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगी। इफ इट इज़ नॉट द कॉज द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट, अगर वो कॉज नहीं है जो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिख रखा है, देन नो पेमेंट विल बी गिवन, देन नो पेमेंट विल बी मेड टू द इंश्योर्ड, तो आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। अ वॉल ऑफ द बिल्डिंग वॉज डैमेज ड्यू टू फायर, एक वॉल थी बिल्डिंग की, वो डैमेज हो चुकी थी फायर के कारण। ओके, बट वो गिरी नहीं वॉल। ओके, बिफोर इट कुड बी डिमोलिश और रिपेयर, उसे रिपेयर भी नहीं कराया गया, ठीक है, वो गिरी भी नहीं। इट फेल डाउन ड्यू टू स्टॉर्म, एक बहुत तेज तूफान आया जिसके कारण कि वो दीवार गिर गई। द ओनर ऑफ द एडजॉइंट बिल्डिंग क्लेम द लॉस अंडर द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो ओनर था बिल्डिंग का उसने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर बोला कि हाँ मुझे क्लेम चाहिए क्योंकि ये फायर के कारण जो है वॉल गिरी है। बट फायर वॉज द रिमोट कॉज, फायर तो एक सबसाइडिंग कॉज था, यानी कि मेन कॉज तो वॉल गिरने का क्या था, स्टॉर्म था, तो इसलिए क्लेम जो है वो नॉट पेएबल है। इंश्योरेंस कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि जो वॉल गिरने का मेन कॉज है वो क्या है, स्टॉर्म है, फायर तो उसका रिमोट कॉज है, सबसाइडिंग कॉज है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन नहीं थी। सो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।